हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं आज आगे अपन तीसरे अध्याय के अंदर। कल की क्लास में जो कल की क्लास थी उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे धातुओं की प्राप्ति, यानी धातु कैसे प्राप्त की जाती है, खनन करके किस हिसाब से अपन धातु को प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप के अंदर। तो अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के ना प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनको खनिज कहते हैं। उन तत्वों के अंदर कोई विशेष स्थान पर विशेष धातु पाई जाती है जिनको अपन अयस्क कहते हैं। अयस्क में से जो अशुद्धियां होती है उनको क्या कहते हैं, अपन गैंग कहते हैं। और उन अशुद्धियों को क्या करना होता है, अयस्क में से हटाना होता है, तब जाके अपने को क्या होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो कल की क्लास में अपन ने यह भी पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर अपन ने धातुओं को तीन भागों में बांटा था। नीचे वाली निम्न अभिक्रियाशील थी, ऊपर वाली उच्च अभिक्रियाशील थी और बीच वाली क्या थी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु थी। मैं एक बार के लिए जल्दी एक बार और सक्रियता श्रेणी लिख देता हूँ। देखिए आपको याद है तो आप जल्दी जल्दी फिर मैं आगे समझाता हूँ। देखिए अपन ने पढ़ा था पोटेशियम, फिर पढ़ा था सोडियम, फिर पढ़ा था कैल्शियम, फिर पढ़ा था मैग्नीशियम, फिर पढ़ा था एल्यूमिनियम, फिर पढ़ा था अपन ने क्या, जिंक, फिर पढ़ा था अपन ने क्या, Fe के बाद में पढ़ा था Pb के बाद में था H के बाद में था कॉपर के बाद में था अपने पास में मरकरी Hg के बाद में थी चांदी Ag के बाद में क्या था, सोना Au। ये थे वो निम्न अभिक्रियाशील थे। और ये वाली तीन थी जो मध्यम अभिक्रियाशील में रखी थी अपन ने, और ये उच्च अभिक्रियाशील में। कल अपन ने ये निम्न वाली तो अपन ने पढ़ ली थी, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। आज पढ़ते हैं अपन क्या, ये मध्य वाली और ये वाली कौन सी, उच्च वाली। अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में, और ये है उनके यौगिकों के रूप में पाई जाती है, और ये उच्च जो होती है ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। कल अपन ने इसमें से ये दो पढ़ लिए थे कि अपन ने ये पढ़ा था कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो उनके ऑक्साइड और सल्फाइड यौगिकों के रूप में पाई जाती है, जिसको अपन ने एक तो कॉपर सल्फाइड और एक मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में धातु प्राप्त की थी। और उससे क्या किया था अपन ने, ये दोनों धातुएं पृथक की थी, वो कल की क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं उनकी प्राप्ति कैसे की जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो 2 नंबर टॉपिक है, यानी कौन सा टॉपिक है, मध्यम, या ऐसे लिख दो मध्य अभिक्रियाशीलता, मध्य अभिक्रियाशीलता, मध्य अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं की प्राप्ति, वाले धातुओं की प्राप्ति, ऐसे लिख दो, वाले धातुओं की प्रकृति क्या, प्राप्ति, होने वाले धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझो। देखो कल अपन ने किया था, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड था, उस हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या किया था अपन ने, मर्क्यूरिक सल्फाइड था, उसको गर्म किया तो वो पहले ऑक्साइड में चेंज हुआ, और ऑक्साइड से बाद में किस में चेंज हो गया था, सीधा धातु के अंदर चेंज हो गया था। वैसे ही कॉपर सल्फाइड था, उसको भी गर्म किया कॉपर ऑक्साइड में, और बाद में और गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गया था, अपना चेंज हो गया था कॉपर के अंदर। आज बात करते हैं और एक धातु लेके चलता हूं मैं, जिंक। देखिए पहली बात तो ये समझा दूं मैं आपको कि इसके अंदर कौन कौन सी आती है। तो इसके अंदर मैंने वैसे बता रखी है जिंक, फेरस और कौन सी, लेड, ये 3 पढ़ते हैं। इसके अंदर पढ़नी अपने को कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ जिंक धातु पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, जिंक धातु पढ़नी है। देखिए ये जो धातुएं होती है ना, ये मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली, ये वैसे तो कल मैंने लिखा था कि ये सल्फाइड के रूप में भी, ऑक्साइड के रूप में भी और कार्बोनेट के रूप में भी पाए जाते हैं, परंतु प्राय जो होती है सामान्यतः ये जो होती है ये सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों में पाई जाती है। सल्फाइड और किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में, यानी धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड के रूप में पाई जाती है सामान्यतः। तो देखिए किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए उसको उसके सल्फाइड और कार्बोनेट यौगिकों से पृथक करना थोड़ा सा काम आसान नहीं होता। ऑक्साइड रूप में होती है तो वो इसको आसानी से अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसलिए अपन क्या करते हैं, उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क है उनको सबसे पहले किस में चेंज कर लेते हैं, अपन ऑक्साइड में। जैसा कल अपन ने किया ही था, क्या किया था कल अपन ने जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड था उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला, और फिर उसको किस में बदला था, मरकरी में बदला था। तो वैसे ही आज यहाँ कुछ करने वाले हैं।
देखिए जिंक जो धातु है इसकी बात करते हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर इसी की बात करनी है अपने को। इसकी जो बेसिक बातें थी मैंने वो आपको पहले से लिखवा दी थी उसके अंदर की। इसमें ये धातुएं आती है, ये मध्यम अभिक्रियाशील होती है, इनके अंदर ना इनके सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट तीनों ही पाए जाते हैं, परंतु प्राय ये जो होती है सल्फाइड और कार्बोनेट में ही मिलती है, होने में तीनों भी मिल सकती है। देखिए ये दो रूपों में पाई जा सकती है, एक Zn2S के रूप में और एक इसमें पाई जाती है ZnS के रूप में लिखो इसे, और एक इसके रूप में पाई जा सकती है ZnCO3 के रूप में। तो देखो CO3 कार्बोनेट और ये क्या हो गया सल्फाइड, यानी एक तो ये जिंक सल्फाइड के रूप में मिल सकती है और एक इसके रूप में मिल सकती है जिंक कार्बोनेट के साथ के कार्बोनेट के रूप में अपने को प्राप्त हो सकती है। आगे चलिए देखिए अब इन धातुओं को क्या करना है अपने को, तो इन धातुओं से क्या करना है, इन धातुओं से अपने को तो ये जिंक प्राप्त करनी, ये धातु नहीं है ये अयस्क है, इसमें अशुद्धियां हैं, इससे क्या करना है अपने को शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो वही काम करते हैं, पहले मैं बात करता हूं जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड है ये सॉलिड अवस्था में होता है, इसको मैं क्या करता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अधिकता में क्या करता हूँ मैं गर्म करता हूँ, तापन देता हूँ, तापन अभिक्रिया के माध्यम से। तो ये किसमें बदल जाता है, एक तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो ये भी सॉलिड है, और एक इसमें बदल जाता है SO2 के अंदर। आपको पता ही है सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे और जिंक है वो धातु जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। संतुलित कर देते हैं जिंक एक सल्फर एक, ऑक्सीजन इधर 2 और ऑक्सीजन इधर 3, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई, और इधर जिंक 2 हो गए तो यहाँ जिंक 2 लगा दूं, सल्फर 2 हो गए इसकी वजह से सल्फर यहाँ लगा दूं, तो ऑक्सीजन बिगड़ के खराब हो गए, 2 दूनी 4 और 2 कितने 6 हो गए। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितना लगा दूं 3 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब देखिए ये तो गैस है आप जानते ही हो, इनको लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हो। अब देखिए यानी इस जिंक सल्फाइड को आपको ये लिखना है कि सल्फाइड यौगिकों को किसके अंदर, वायु की अधिकता के अंदर, वायु की अधिकता के अंदर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अधिकता में गर्म करने पर वे ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उसके ऑक्साइड बन जाते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। आपको याद रखना, कहते भर्जन किसे कहते हैं बताइए भाई, आपको साथ साथ में लिखते जाना है जैसा मैं बोलूं। यानी कहते भर्जन किसे कहते हैं, तो आप ये लिखोगे कि धातुओं के सल्फाइड अयस्कों को वायु की अधिकता में गर्म करने पर वे धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, याद रह जाएगी। ऐसे ही देखो दूसरी कार्बोनेट वाली लिखता हूं मैं, इसके साथ ही लिखता हूं, हालांकि अभी शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई है, इसी से भी यही बनेगा, फिर दोनों से साथ में ही करके अपन कर लेंगे। देखिए जिंक कार्बोनेट लेता हूं, ये लो ZnCO3, ये भी सॉलिड अवस्था में होता है, परंतु इसमें वायु की क्या करनी है, कम उपस्थिति रखनी है। वायु की उपस्थिति ऐसे समझो कि ना के बराबर रखनी है। फिर इसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करेंगे तो एक तो जिंक ऑक्साइड बनेगा अपने पास में जो सॉलिड अवस्था में होगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो गैस अवस्था में होगी। ये समीकरण देखें तो संतुलित ही है, जिंक 1 है, कार्बन इधर 1 है और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखो, ये तो किसकी थी कि सल्फाइड इसको तो किसमें करते हैं, वायु की अधिकता में, तब जाके वो ऑक्साइडों में बदलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। परंतु ये जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, यहां से लिखता हूं कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इनको वायु की सीमित मात्रा में, किसमें, वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है, सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। और सीमित मात्रा में गर्म करते हैं यानी ऑक्सीजन का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है निस्तापन। तो आपको पूछ ले, ये दो बहुत मोस्ट टर्म है, दो बहुत ही मोस्ट परिभाषाएं हैं ये। यानी भर्जन किसे कहते हैं, तो ये याद रखना कि धातु सल्फाइडों को वायु की अधिकता में गर्म करने पर वे धातु ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जबकि धातु कार्बोनेटों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर वे ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। आप लिख लीजिएगा इन दोनों की परिभाषा।
ठीक है, दोनों रूप मिले, दोनों रूप में एक में भर्जन वायु की अधिकता में जलाया, एक को वायु की सीमित मात्रा में जलाया, दोनों से ही अपने को क्या प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया तो इस जिंक ऑक्साइड को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। अब उनमें तो ये था कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं थी, उनमें तो सीधा और गर्म किया तो ऑक्सीजन हट गई। इसमें इनको और गर्म करते जाओ, ये हटती नहीं, इनका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो इनका इस ऑक्सीजन का इस धातु से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके अंदर क्या करते हैं, अपचायकों को काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं, जैसे अपचायक वो होते हैं जो इनका अपचयन कर दे। और अपचयन क्या होती है क्रिया, अपचयन वो होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां से कोई तत्व होता है वो ऑक्सीजन का उसका क्या करवा दे, ऑक्सीजन को हटवा दे, तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। और जो वो उसका अपचयन करवा दे वो वाला तत्व क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो यहाँ तो इसके अपचयन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए मैं अब इस जिंक ऑक्साइड को ले लूं और इस जिंक ऑक्साइड की किससे रिएक्शन करवा दूं, कार्बन से। ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। इससे रिएक्शन करवा दूं तो देखो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ से इसने क्या किया, कार्बन जो है ये कार्बन यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अपचायक का। अपचायक क्या होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण अपन पहले पार्ट में पढ़ रखे हैं अच्छे से। अपचयन और उपचयन, ऐसे लिख दो, अपचयन और उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है, देख लीजिए जिंक है, जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होती है, वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसको अपन ने वहां पे पढ़ा था, छोड़ो उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे ये कार्बन जो है ना ये अपचायक का काम कर रहा है, ये अपचयन कर रहा है। यहाँ पे जिंक का क्या, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है। तो जो अपचयन कर दे भाई, किसी तत्व का अपचयन कर दे वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो ये अपचायक है कार्बन जो है ये। तो यहाँ कार्बन अपचायक का उपयोग करते हैं और अपन इसका क्या कर लेते हैं, अपचयन करके जिंक धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये जिंक धातु होती है सॉलिड अवस्था में, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है, गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो आपको ये चीज समझ आए, क्योंकि अपने जो ये मध्य सक्रियता श्रेणी बीच वाली अभिक्रियाशीलता वाली, इसमें सिर्फ जिंक का ही वर्णन दे रखा है और जिंक धातु को ही पढ़ना है। मैं एक बार इसकी मोटा मोटी जो थीम है उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। यानी ये जो होती है ये धातुएं, तो ये होती है अपने को पता है जिंक, फेरस और लेड, ये जो होती है ये किस किस रूप में पाई जाती है, सल्फाइड और कार्बोनेट में। सल्फाइडों को वायु की अधिकता में गर्म करके ऑक्साइडों में बदलते हैं, जिसको भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते ऑक्साइडों में बदलते हैं, इसलिए इसको निस्तापन कहते हैं। और इनको देखो वायु की उपस्थिति में गर्म करके जिंक ऑक्साइड बना लिया और इसको वायु की अनुपस्थिति के अंदर गर्म करके जिंक ऑक्साइड बना लिया। फिर इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर दिया कार्बन से और कार्बन से करके इस हिसाब से जिंक धातु प्राप्त कर ली, पहली बात। तो अब ये जिंक धातु के लिए कार्बन लिया है अपचायक के रूप में अपन। ये जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातु, क्योंकि कब अभिक्रियाशील धातुओं को अधिक अभिक्रियाशील धातुएं क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो मैं इसकी जगह, इस कार्बन की जगह इसका विस्थापन करवाने के लिए मैं किसका उपयोग कर सकता हूं, इन धातुओं का भी उपयोग कर सकता हूं। तो अपनी बुक के अंदर एक रिएक्शन लिख रखी है, वो रिएक्शन मैं बता देता हूं कि आपको लिखना क्या, आपको ये लिखना है कि जिंक ऑक्साइड से शुद्ध धातु जिंक प्राप्त करने के लिए या जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अपचयन करने के लिए, या ऐसा कह दो धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइडों से धातु का अपचयन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उच्च अभिक्रियाशील तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो मैग्नीज ऑक्साइड है अपने सिलेबस के अंदर लिखी हुई, रिएक्शन लिख रखी है मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में। इस मैग्नीज ऑक्साइड की मैं रिएक्शन किससे करवा दूं, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये कम अभिक्रियाशील धातु है मैग्नीज। मैग्नीज ऑक्साइड की इससे रिएक्शन करवाता हूं तो मैग्नीज को ये हटा देता है तो मैग्नीज अलग हो जाता है और ये क्या बना लेता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ये लिक्विड अवस्था में होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है और साथ में क्या बनती है, बहुत सारी उष्मा निकलती है। क्या होती है, बहुत सारी उष्मा निकलती है। तो आप इस बात को समझिए कि अपन क्या कर सकते हैं, धातु ऑक्साइडों का उच्च अभिक्रियाशील तत्वों द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं।
जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से अपचयन करवाने पर मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और मैग्नीज ये शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और सबसे अच्छी बात ये देखो कि ये किस रूप में प्राप्त हो रही है अपने को, लिक्विड रूप में। धातु जो है वो किस रूप में प्राप्त हो रही है, लिक्विड रूप में। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करते, इसकी रिएक्शन करवाते तो इतनी उष्मा निकलती, इतना ज्यादा तापमान होता है कि वो जो धातु होती है वो पिघली हुई अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। तो ये ध्यान रखना इसका कि ये जो धातु है वो गलित अवस्था में, यानी ये लिखना है कि जब किसी धातु ऑक्साइड का उच्च अभिक्रियाशील धातुओं से क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो प्राप्त धातुएं होती हैं वो उच्च उष्मा के कारण क्या होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। और इस उदाहरण को आप क्या रखिए, ध्यान में रखिए। तो ये तो बात हुई किसकी, अपने की मेन तो ये बात ध्यान में रखनी थी आपको, वो कह दे मैग्नीज ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से विस्थापन, किसकी विस्थापन भी कह सकते हैं इसके, ये विस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ा था अपन ने, जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें भी। क्यों? क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, वो भी है ना। तो अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात तो ये हुई। अगली बात एक और देखिए, अगली बात ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको अगर उतारना है तो फटाफट इसको उतार लीजिए। आपको जो भाषा बोली वो उतारनी है। ये दो रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी इन दोनों की मिक्स ये रिएक्शन है और चौथी ये रिएक्शन याद रखनी है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और आगे एक रिएक्शन और है, उस रिएक्शन को देखिए वो किस हिसाब के पेपर में सीधी सीधी अपने से पूछेंगे कि इस रिएक्शन को समझाइए क्या होती है। वो जो रिएक्शन है वो थर्मिट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया आगे, थर्मिट अभिक्रिया, यहां लिखता हूं मैं थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। यानी थर्मिट अभिक्रिया देखिए क्या होता है। थर्मिट अभिक्रिया ये होती है कि अपने जैसे Fe2O3 है, फेरस ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन में अगर एल्यूमिनियम से करा दो, किसकी रिएक्शन, फेरस ऑक्साइड की अगर एल्यूमिनियम से करा दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो फेरस अलग हो जाएगा क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। देख लीजिए कौन, एल्यूमिनियम क्या है, अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर लेगा, ये बना लेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अलग से क्या बन जाएगा, फेरस बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। ये इस टाइम इतनी उष्मा निकलती है, लिखते नहीं है साथ में, तो ये लिक्विड अवस्था में क्या होता है अपने को प्राप्त होता है। अब देखिए सॉलिड अवस्था में होता है। अब देखिए क्या होता है, इसको थर्मिट अभिक्रिया को समझिए। यानी क्या करती है, जैसे रेल की पटरियां होती है, मशीन के पुर्जे होते हैं, है ना। दो नाम लिखता हूं मैं, क्या, एक तो लिखता हूं रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, और दूसरी लिखता हूं क्या मैं, मशीनों के पुर्जे, यानी जो लोहे के बने होते हैं। क्योंकि सामान्यतः जो ये होते हैं कौन, रेल की पटरियां लोहे की होती है और मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो सामान्यतः किसके बने हुए होते हैं, लोहे के ही बने हुए होते हैं। तो इन पुर्जों के अंदर क्या होती है, ट्रेन की ये पटरियां जा रही है, कभी कभी इनके बीच में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, लोहा जो होता है वो बीच में से उसके दरार आ जाती है। तो उन दरारों को भरने के लिए क्या करते हैं, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, इन दोनों का मिक्स उपयोग करते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, देखिए फेरस प्राप्त होता है। और वो फेरस जब इन दोनों इन दरारों के बीच में चला जाता है तो ये एकदम कंप्लीट हो जाती है और जैसे पहले होती है वैसी की वैसी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पटरियां चलती हैं तो जो पटरियों को ठीक करने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, जहां से पटरी डैमेज है उसको दो ऐसे भागों, दो तरीके से बांध देते हैं किसी भी तरीके से, और फिर उसके बीच में क्या करते हैं, एक ऐसे ऊपर डब्बी सी होती है, उसके अंदर ये मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं तो इतनी तेज अभिक्रिया होती है कि ये Fe जो है ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। इसको इसमें भर देते हैं, इसको इसमें भर देते हैं तो ये पूरी तरह से इस दरार के अंदर भर जाता है और बाद में इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अगर इसके ऊपर भी थोड़ा वो जमा है तो उसको कैसे घिसपेट के उसको क्या कर देते हैं, समतल कर देते हैं। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, आपको थर्मिट अभिक्रिया में लिखना क्या है, थर्मिट अभिक्रिया में ये लिखना है कि रेल की पटरियों, मशीनों के पुर्जे आदि में आई हुई दरारों को दूर करने के लिए फेरस ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। आपकी बुक में इसको एकदम अच्छे से समझा रखा है, ये संतुलित, ये रासायनिक समीकरण नहीं है तो आप इसको कर लीजिएगा।
बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, थर्मिट अभिक्रिया की ध्यान रखनी है कि विभिन्न प्रकार के धातुओं के जो पुर्जे होते हैं उनको सही करने के लिए अपने उसमें फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का क्या करते हैं, मिश्रण का उपयोग करते हैं और जिसको क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये बात तो यहाँ पे कंप्लीट हुई और ये कौन सी धातुएं हुई, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कंप्लीट हुई। आगे एक छोटी सी बात और रह जाती है, उसको भी मैं इसके साथ में कंप्लीट कर देता हूँ। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है अपने क्या, उच्च अभिक्रियाशील। मैं सेम यही हेडिंग लिखूं, आप खुद लिख लेना, उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं की प्राप्ति। यानी उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं कैसे प्राप्त करते हैं, ये वाली धातुएं कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए इनमें धातुएं तो कौन सी आती है आपके सामने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये वाली धातुएं हैं। ये धातुएं पहली बात तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती पृथ्वी के अंदर, देखा है कभी सोडियम को स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते और ना तो इनके ऑक्साइड पाए जाते, ना इनके क्या पाए जाते, सल्फाइड कार्बोनेट पाए जाते। ये जो धातुएं होती हैं इनको पृथक करने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी विद्युत से इसका क्या करवाते हैं, अपघटन करवा लेते हैं और क्या करते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं सोडियम धातु की बात करूं, जैसे मेरे पास में सोडियम क्लोराइड है NaCl, इस NaCl की मैं कौन सी अवस्था लेता हूं, इसको गलित अवस्था में लेता हूं। क्योंकि आपको पता है मैंने धातुओं की जो अवस्था प्रकृति पढ़ाई थी उसके अंदर पढ़ाया था कि धातुओं के अंदर विद्युत चालन कब हो सकता है, जब या तो वो द्रव अवस्था में हो या वो गलित अवस्था के अंदर हो। तो इनकी गलित अवस्था में ले लेते हैं जिससे इनके आयन क्या हो सकते हैं, आपस में आसानी से गति कर सकते हैं। अब ये गति कर सकते हैं तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ये मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने गलित अवस्था में क्या डाल दिया, पानी नहीं डाला, पानी में नहीं घोला इसको, गलित अवस्था में ताप देके गर्म करके इसको गलित अवस्था में, जिससे देखो इसके अंदर सोडियम और कैल्शियम क्लोरीन के जो आयन है वो ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, है ना, सोडियम और क्लोरीन के आयन बिखर जाते हैं। फिर अपन 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और इनमें लगा देते हैं, इनको बैटरी से जोड़ देते हैं अपन, है ना। जो माइनस चिन्ह होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैथोड, और जो प्लस चिन्ह होता है उसको क्या बोला जाता है, एनोड, है ना। ये कैथोड और एनोड होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की और है ना इनको आकर्षण करते हैं। कैथोड होता है इसमें माइनस होता है, एनोड होता है इसमें क्या होता है, प्लस। तो ये विपरीत आवेश वालों को अपनी ओर खींचेंगे, धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं ये सोडियम माइनस की ओर आकर्षित होता है और इसके चारों ओर क्या हो जाता है, सोडियम जमने लग जाता है ऐसे आके, और इस एनोड पे क्या होने लग जाती है, क्लोरीन गैस जमने लग जाती है। यहाँ से तो क्लोरीन को पृथक कर लेते हैं और यहाँ से किसको प्राप्त कर लेते हैं, अपना सोडियम को। तो अपने जो बुक के अंदर रिएक्शन लिख रखी है देखिए, पहले मैं बात करता हूँ किसकी, कैथोड की। तो कैथोड पे कौन जाता है, देखो सोडियम जाता है और सोडियम के पास में क्या होता है, प्लस होता है, और इसके पास माइनस होता है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। वो कह रहा है भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पड़े, ये ले ले, और इलेक्ट्रॉन लेके ये Na प्लस है वो किसमें बदल जाता है, Na के अंदर। क्यों, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Na प्लस है वो किसमें बदल जाता है, Na के अंदर। और ऐसे ही एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, एनोड पे क्योंकि क्लोरीन माइनस जाता है, उसके पास में पहले से क्या पड़ा रहता है, पहले से उसके पास में धनावेश पड़े रहते हैं, मतलब वो इसको क्या कर देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेते हैं और ये क्या बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है ना। और साथ में मैं लिख दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ये त्याग देते हैं, यानी यहाँ से करके माइनस त्याग देते हैं ये और क्लोरीन बना लेते हैं, ये माइनस त्याग दिया इन्होंने। तो ये 2 रिएक्शन अपने क्या लिखी हुई है, बुक के अंदर लिखी हुई है। तो इसको आप ध्यान से रखिए, आपके ज्यादा ये निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील वाले थे। इसका तो सिंपल सा याद रखना कि विद्युत अपघटन द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका अपघटन करके अपन इसको प्राप्त कर लेते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को। तो आज की क्लास में तो अपन ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में क्या पढ़ा, अपन ने धातुओं की प्राप्ति 3 प्रकार से पढ़ ली। एक प्रकार कल की क्लास में पढ़ा और 2 प्रकार आज पढ़ लिया अपन ने। तो आप इन क्लासों को रेगुलर देखते रहिए। जो चैनल है इसको है ना आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को देखिए जिससे आपको भी फायदा हो। और आगे की क्लास में अपन पढ़ते हैं आगे धातुओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।